अस्सलाम वालेकुम। होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज ज़रा मैं जा रहा था शॉपिंग करने, तो लोकल शॉप पे, तो आई थॉट के एक और वीडियो बना लेते हैं। सो अभी पहले की तरह बेसिकली फॉलोइंग अप फ्रॉम लास्ट टाइम। सो आज टॉपिक ये था कि विल टॉक अबाउट द कार्गो। कार्गो कैसे किया था, कार्गो करने में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और क्या क्या कंसिडरेशंस करनी पड़ती हैं आपको। तो सबसे पहले तो कार्गो करने से पहले यू हैव टू थिंक अबाउट कि कार्गो की यूके से कार्गो करने के लिए कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है कि हैंडफुल ऑफ कंपनीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह कार्गो जो है वो बहुत लोग मतलब हम क्योंकि माइनॉरिटी है, तो ऐसे इट्स नॉट लाइक पार्सल्स, इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। तो एड्स वगैरह आते रहते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादातर ये होता है कि जो जैसे 10-15 कंपनीज़ हैं, वो सारी कंपनीज़ जो है ना, वो उनकी अपने कंटेनर्स नहीं होते, वो लोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग करवाते हैं। यानी कि सामान आपसे लेके फिर ज़्यादातर एक ही कंपनी जो है वो अरेंज करती है कार्गो वगैरह, और वो सारा फिर वहाँ से जाता है। तो हमने जो कंपनी सेलेक्ट की थी वो थी पाक डायरेक्ट कार्गो। उनके ज़रिए हम लोग पहले भी एक भेज चुके हैं कुछ चीज़ें, तो इसलिए उनको वी डिसाइडेड टू गो विद देम। इनिशियली तो कोरोना वगैरह की वजह से और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनके ऑपरेशंस भी डिस्टर्बेड थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनसे मुझे फ़ोन पे कन्विंस करना पड़ा कि हमारा काफ़ी सामान है एक्सेट्रा, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर लंदन में ऑपरेट करते हैं, हम लोग ज़रा लंदन से बाहर थे। तो बहरहाल उनसे बात हो गई, डिस्कशन हो गई कि ठीक है, आप लोग जो है वो लोग स्पेशल एक वैन भेजेंगे, और उस वैन से ना दैट्स हाउ दे विल पिक द स्टफ अप। तो फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर दिसंबर की हॉलीडेज़ में प्लान था कि दिसंबर की हॉलीडेज़ में ना सारी पैकिंग वगैरह करें। तो उसके लिए फिर क्वेश्चन ये था कि कौन सा सामान जो है वो जाएगा बाय सी और कौन सा बाय एयर, राइट। इनके चार्जेस भी थे लाइक 1.25 पाउंड्स पर केजी फॉर नॉर्मल स्टफ़। उसके अलावा फर्नीचर अगर आप भेज रहे हो फ्लैट पैक तो 3 पाउंड पर केजी था, और अगर बॉक्सेस भेज रहे हैं तो 2 पाउंड पर केजी। सो हमने ये डिसाइड किया था कि जो जो चीज़ें ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है ना, लेकिन बल्कि आइटम है, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, कुछ फ्रेजाइल डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, इस तरह की ना। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू मेक अ लिस्ट कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आर नॉट वैल्यूबल इनफ टू बी सेंट वाया कार्गो। क्योंकि अगर टूट भी जाती हैं, गुम भी हो जाती हैं, तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। अगर वो मतलब अगर आप महंगी चीज़ भेजेंगे तो वो अगर कुछ ख़राब हो जाए तो दैट्स ऑब्वियसली दैट्स नॉट सूटेबल। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया। तो काफ़ी सामान था इस तरह का। फिर जो थोड़ा बहुत फ्रेजाइल आइटम्स थे उनको कपड़ों में रैप किया, और उनके ना बंडल्स बना के बिन लाइनर होते हैं ना, ये उनके अंदर उनको रैप किया टेप्स के साथ। और अगर उसमें कोई ऐसा आइटम था जो कि थोड़ा जिसका चांस है टूटने का, तो उस आइटम को फर्दर बबल रैप करके इस तरह की ना सैक्स बनाई। तो कपड़ों को भी यूज़ किया कुशनिंग के लिए, और अदरवाइज़ उसको भी बबल रैप को भी। और तो इस तरह करते करते काफ़ी सामान हो गया था, तकरीबन 300-400 kgs। सो इट वाज क्वाइट अ बिट। एक हफ़्ता लग गया टू पैक एवरीथिंग अप, बट नेवरदलेस इट वाज वर्थ इट। तो 37 बनी थी टोटल नंबर ऑफ सैक्स, 37 सैक्स बनी। उसके बाद उनको पैक करके पीछे हमारे पास स्टोरेज एरिया है, उसमें रख दिया था। और फिर वेट किया उसके आने का बंदे के। तो मैं अभी ज़रा शॉपिंग कर लूँ, फिर मैं आपको उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो ले लिए ग्रोसरी। सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हमारे पे 37 बैग्स बने थे, राइट। और
उनमें कुछ चीज़ें फ्रेजाइल थी, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे लैंप्स वगैरह थे, शेल्फ का कुछ शेड था, बाकी सब चीज़ें नॉर्मली उस तरह की थी जो कि ना तो प्रेशस थी ना ही बहुत सेंसिटिव। तो कार्गो यहाँ पे दिसंबर के एंड में तकरीबन पिक हुआ और अपेरेंटली 8 to 12 वीक्स होता है टाइम। जनरली आई थिंक 8 वीक्स में डिलीवर हो जाता है। सो इट इज़ ऑन इट्स वे। टोटल चार्जेस तकरीबन 1000 पाउंड लगे थे भेजने के, राइट। अब इसमें ये है कि ज़ाहिर है फिर वो चीज़ें तो चली गई हैं, लेकिन अब बाकी घर का सामान जो है, अब घर में भी एक इशू होता है या रादर एक कन्फ्रम होता है कि क्या किया जाए। घर को अगर तो ज़ाहिर है आप अगर होम ओनर नहीं हैं फिर तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जिस दिन आपने जाना है आप उस दिन नोटिस दे दो और यू लीव द प्रॉपर्टी। लेकिन मेरे केस में इस तरह आई ओन द हाउस, तो एक क्वेश्चन था कि डू यू सेल इट और डू यू पुट इट ऑन रेंट। तो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट इस वक्त ज़रा एकदम से हाई पाई हुई है यूके में, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी होती है यहाँ पे घर परचेज़ करने में। तो वो गवर्नमेंट ने कोविड वगैरह की वजह से 31 मार्च 2021 तक स्टैम्प ड्यूटी हॉलीडे दी हुई थी, विच मीन्स कि यू डोंट हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ दैट। लोग घर ले रहे थे, इवन दो जॉब्स वगैरह में इशू था, तो लेकिन लोग फिर भी घर ले रहे थे। तो उसकी वजह से थोड़े अरसे के लिए मेरे जहन में ख्याल आया कि वैसे भी हमारी फैमिली बड़ी हो रही है माशाल्लाह, तो अगर अभी इसको बेच दें घर को, और अगर वापस आना पड़ता है कभी कुछ साल बाद फॉर वट एवर रीज़न, तो वापस आके आप इसको आप बड़ा 4 बेडरूम घर ले लो। लेकिन तो कुछ एक आध हफ्ते के लिए हमने लगाया था सेल पे, लेकिन जब वो जस्ट बिफोर क्रिसमस, और फिर ये रियलाइज़ किया कि नहीं यार इट इज़ जल्दबाजी वाली बात है, इट्स गुड टू होल्ड ऑन टू समथिंग। अगर अपना घर लिया हुआ है तो इंस्टेड पुट इट ऑन रेंट। तो फिर रेंट के लिए मैंने सर्च किया। आजकल ट्रेडिशनली यूके में क्या होता है कि आप जो हैं रेंट, आप हाई स्ट्रीट में एजेंट्स होते हैं जिनको आप हायर करते हो, तो वो ना रेंट कलेक्ट करते हैं और बाकी आपके लिए आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी फुली मैनेज भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट इट दैट वे। स्पेशली ओवरसीज़ लैंडलॉर्ड के लिए आइडियल है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद नहीं होते, तो अगर मसले वसले आते हैं दे कैन मैनेज दैट। सो और लेटली एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि ऑनलाइन एजेंट्स, मतलब वो सस्ते होते हैं, मंथली उनकी चार्जेस कम होते हैं। तो आई इनिशियली थॉट कि चलो उनके थ्रू ना आई विल गेट इट ऑन रेंट। तो मैंने उनसे स्टार्ट किया। फिर उसमें इश्यूज़ इस तरह क्या है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँगा और लेट से एक टेनेंट चला जाता है और एक और अभी प्रॉपर्टी खाली है, अगला टेनेंट नहीं आया प्रॉपर्टी में, सो हाउ विल दैट हैपन। मैं यहाँ पे हूँगा नहीं, चाबी वगैरह कौन देगा उनको। तो फिर मुझे ये करना पड़ा कि आई वेंट बैक टू एन हाई स्ट्रीट लेटिंग एजेंट अभी लास्ट वीक, और अभी प्रॉपर्टी है मार्केट में, देखते हैं। ज़ाहिर है आपको ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि किस तरह का बंदा आके आपकी प्रॉपर्टी में रहेगा। अगर तो यू हैव क्रेडिट चेक वगैरह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना यहाँ पे लोग कब्ज़ा भी हो जाता है, और फिर अगर गलत किस्म का बंदा हो वो निकलता भी नहीं है, फिर चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं तो पर सामान की बात हो रही थी। तो हाँ, तो जो कार्गो हो गया वो हो गया। बाकी घर का फर्नीचर जो है, बिकॉज इट इज़ मोर आइडियल टू पुट इट अनफर्निश्ड, तो इस वजह से उस फर्नीचर को भी बेचना है। कुछ चीज़ें बेचना शुरू कर दी हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें निकल भी गई हैं, फिर गाड़ी रह जाएगी एंड में, गाड़ी को भी बेचना पड़ेगा। तो ये सारे काम हैं। लेट्स सी हाउ दीज थिंग्स अनफोल्ड। हाँ, तो कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स दोबारा मैं मेंशन कर दूं। वैन जब हमने हायर की थी, उसको जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम लोग थोड़ा आउट ऑफ वे पड़ते हैं, तो इस वजह से हमें वैन के स्पेशल 100 पाउंड देने पड़े थे। वो एक ही बंदा था जो आया था, वो जब आते हैं तो उसने 37 बोरियां बनी थी। हर बोरी पे फिर उसने मिल के मार्किंग की थी, उसमें हर बोरी पे 37 लिखना था, और प्लस एक आईडी दी थी जो हमारे पोटेंशियली कार्गो की आईडी है या फिर कंटेनर से रिलेटेड है। ये एक बात है। दूसरा ये कि ये जो है ट्रस्ट पायलट वगैरह भी रेटिंग देखी थी, लेकिन पीडीसी ये है कि एटलीस्ट अपेरेंटली वही हैं जो कि सबका सामान भेजते हैं। मेरे दोस्त ने भी रिकमेंड किया था, इन्हीं को हम इनसे पहले भी भेज चुके हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की।
और दूसरा ये भी है कि ख्याल रखिएगा, जैसा मैंने कहा, प्रेशियस चीज़ें ना भेजें, क्योंकि इनकी लायबिलिटी ऐसा कुछ नहीं होती। अगर कुछ गुम जाए सामान या कुछ, तो होपफुली ऐसा नहीं होगा कुछ, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी सेफ़ हमने, इस तरह मैंने पहले बताया, कपड़े, जूते, बुक्स और बच्चों का टॉयज़, जिसको रैप की, इस तरह की चीज़ें जो घर में मतलब आपके यहाँ पे जमा की होती हैं, लेकिन एसेंशियली नहीं। और उसके बाद ये भी है कि एयरलाइन जो होती है उसका भी आप हिसाब लगाएं कि उसका टोटल अलाउंस कितना है आपको। तो रफली हाउ मेनी kilograms will you be able to take with you on the flight depending on how many passengers are going। और उसके अलावा फिर एक रफ एस्टिमेट बना लें। हमारा पहले यही था कि पैकिंग करते रहो और साथ साथ फिर ये असेस कर लो कि कौन सा सामान जाएगा फ़्लाइट पे और कौन सा सामान जाएगा कार्गो, प्लस द फैक्ट कि कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फ्रेजाइल है और कौन सा ऐसा है कि इस पर रिस्क लिया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं। तो होपफुली दिस इंफॉर्मेशन वुड बी हेल्पफुल। ज़ाहिर है फर्स्ट स्टेप होता है, इफ समवन हैज़ ऑलरेडी डन दैट स्टेप, तो आपको थोड़ी एश्योरेंस होती है कि चलो कुछ ना कुछ कर सके। थियरी और प्रैक्टिस में फ़र्क होता है ना। तो दैट्स वाई आई थॉट कि ये ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो फिर अनटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।